नमस्कार। वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम, वित्त यानी फाइनेंस, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। वित्त के लेन देन का आधार ब्याज अथवा लाभांश होता है। वित्तीय व्यवस्था यह वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उपकरण एवं वित्तीय बाजार का सम्मिलित रूप है। यह बचतकर्ता एवं निवेशक के मध्य की कड़ी है जो संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन देन अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर किया जाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्था, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय उपकरण आदि का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय संस्था जैसे कि बैंक, ये यहाँ पर आधिक्य है वित्त का, और वित्तीय सेवा यानी कि ऋण, और ये ग्राहक है, यहाँ प्रभाव क्षेत्र है। बैंक जो है वो वित्तीय सेवा यानी कि ऋण उपलब्ध कराएगी ग्राहक को, और ग्राहक से ब्याज प्लस मूलधन प्राप्त करेगी। वित्तीय उपकरण हो गया अपना कैश। वित्तीय बाजार का महत्व। वित्तीय बाजार का महत्व संसाधनों की गतिशीलता में सहायक, बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, बचत को निवेश में परिवर्तित करने में उपयोगी, आर्थिक संवृद्धि दर को प्रोत्साहन। वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। वित्त का लेन देन अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, 1 वर्ष या कम अवधि, उदाहरण के लिए बैंकिंग। पूंजी बाजार में वित्त का लेन देन दीर्घकालिक अवधि के लिए किया जाता है, उदाहरण शेयर बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार, पहला संगठित, दूसरा असंगठित। इस बाजार में वित्त का लेन देन एक निश्चित नियमावली के तहत किया जाता है, उदाहरण भारतीय बैंकिंग व्यवस्था। असंगठित में इस बाजार में नियमों का अभाव होता है, अर्थात यह प्रणाली मौखिक विश्वास पर कार्य करती है, उदाहरण सेठ साहूकार। तरलता यानी कि लिक्विडिटी, किसी परिसंपत्ति को न्यूनतम समय एवं न्यूनतम हानि से नकदी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तरलता कहलाती है, उदाहरण गोल्ड की तरलता प्रॉपर्टी से अधिक होती है। एसेट्स, कोई भी ऐसी वस्तु या दस्तावेज जिससे आय सर्जित होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक परिसंपत्ति, वित्तीय परिसंपत्ति और बौद्धिक परिसंपत्ति। उदाहरण के लिए आभूषण और मकान, ये भौतिक परिसंपत्ति है। गोल्ड, बॉन्ड, ये वित्तीय परिसंपत्ति है, और ज्ञान और कौशल, ये बौद्धिक परिसंपत्ति है। आरबीआई, आरबीआई की संरचना एवं कार्यप्रणाली आरबीआई अधिनियम 1934 से संचालित होती है तथा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करने का अधिकार आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये 2 एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से प्राप्त होता है। आरबीआई का संगठन, आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं तथा इन निर्णयों को लागू करने के लिए स्थानीय बोर्ड की सहायता ली जाती है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड में एक गवर्नर तथा अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार की जाती है। सरकार गवर्नर की पुनर्नियुक्ति भी कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने हेतु 10 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। चारों स्थानीय बोर्ड के प्रतिनिधित्व के लिए 4 निदेशक केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। सरकार द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए 2 प्रतिनिधि केंद्रीय निदेशक बोर्ड में नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड की 1 वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें तथा 1 तिमाही में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है। वर्तमान में आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं जो क्षेत्रीय आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय निदेशक बोर्ड को सलाह देते हैं। सॉरी।
केंद्रीय निदेशक बोर्ड, सरकारी निदेशक पूर्णकालिक। यहाँ पर पूर्णकालिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे गवर्नर है तो वो जैसे ही पद पे आएगा, गवर्नर जैसे ही पद पे आएगा वो सरकारी निदेशक होगा, मतलब वो इस बोर्ड का हिस्सा होगा, इसलिए इस यहाँ पर पूर्णकालिक है। और 4 उप गवर्नर हैं। फिर है गैर सरकारी निदेशक, इसमें 4 स्थानीय बोर्डों के निदेशक हैं, विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक हैं और 2 सरकारी अधिकारी हैं। आरबीआई के कार्य, आरबीआई 2 प्रकार के कार्य करता है, एक केंद्रीय बैंक के रूप में और दूसरे विकासात्मक कार्य। पहले केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य है बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना, नियमन रेगुलेशन, ये करता है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 से। कागजी मुद्रा का निर्गमन करना, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली 200 करोड़ से, नए बैंकों को लाइसेंस देना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना, बैंकों का बैंकर अर्थात अंतिम उधारदाता और सरकार का बैंकर अर्थात केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का बैंकर। अब आगे है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य में पहला है वित्तीय समावेशन का विस्तार करना, वित्तीय साक्षरता में सुधार करना, वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना और सरकार की राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का अभिप्राय केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। यह नीति तरलता समायोजन में सहायक होती है। यह देश की आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जिसके द्वारा ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति एवं मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण रखते हुए आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। मौद्रिक नीति सरकार की राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, कीमत स्थिरता, विनिमय स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक समृद्धि एवं मुद्रास्फीति दर के मध्य तालमेल बनाना। मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, पहली है सस्ती या विस्तारित और दूसरी है कठोर या संकुचित। सस्ती या विस्तारित में इसके अंतर्गत ब्याज दरों में कमी आती है। इसका उद्देश्य तरलता में वृद्धि करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना होता है। इस नीति के द्वारा आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायता मिलती है। अगली है कठोर या संकुचित। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। इसका उद्देश्य तरलता पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना होता है। यह नीति आर्थिक समृद्धि को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। आगे है मौद्रिक नीति 2 प्रकार की, पहली है सस्ती मौद्रिक नीति और दूसरी है कठोर मौद्रिक नीति। सस्ती का अर्थ होता है ब्याज दर को कम करना, जिससे तरलता बढ़ जाएगी और इससे ग्रोथ होगी, ठीक है, यानी ग्रोथ में वृद्धि होगी। अब कठोर जो है वो मौद्रिक नीति, उसमें ब्याज दर को बढ़ाना, तरलता कम हो जाएगी जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अब देखो, अब अगर सस्ती मौद्रिक नीति है लेकिन ब्याज दर को कम कर दिया, तरलता बढ़ गई और ग्रोथ कम होने की जगह अगर विपरीत प्रभाव हो सकता है कि इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए। और कठोर मौद्रिक नीति का विपरीत प्रभाव हो सकता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल ना होकर ग्रोथ में कमी हो जाए। मई 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत लचीली मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु आरबीआई को
सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत सरकार आरबीआई के साथ परामर्श करके प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारण करेगी। वर्तमान में मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य 4+-2 पे आधारित तय किया गया है। यह है मौद्रिक नीति के उपकरण। पहला है साख नियंत्रण की नीति, यानी मौद्रिक नीति के उपकरण में मौद्रिक नीति को ही बोलते हैं साख नियंत्रण की नीति। मात्रात्मक उपकरण है और ये चयनात्मक उपकरण है। मात्रात्मक उपकरण में एलएएफ है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आती है। दूसरा है वीआरआर, यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसमें सीआरआर है और एसएलआर है। फिर है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर है बैंक रेट और फिर उसके बाद में एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चयनात्मक उपकरण में साख की राशनिंग है, मार्जिन लिमिट कंट्रोल है और नैतिक दबाव है। अब इनको जितना भी यहाँ पे लिख रखा है उन सबको एक एक करके समझते हैं। मात्रा, सबसे पहले देखते हैं मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण, इसके अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में केवल मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में सहायक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण शामिल हैं। पहला है एलएएफ, तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक अवधि की तरलता को समायोजित करता है। अल्पकालिक अवधि अर्थात यह मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को अल्पकालिक अवधि तक पूरा कर सकता है। इसके निम्नलिखित 2 उपकरण हैं। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है, रेपो रेट कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऋण का आधार वैध प्रतिभूतियां यानी कि वैलिड सिक्योरिटीज हैं। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई मुद्रा बाजार से अतिरिक्त तरलता का अवशोषण करता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। अर्थात रिवर्स रेपो रेट के आधार पर आरबीआई अनुसूचित व्यापारिक बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण लेता है। अब यहां रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से अगर बढ़ जाएगी तो तरलता कम हो जाएगी। प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी, ये 2 प्रकार की है, डेट सिक्योरिटी और शेयर सिक्योरिटी। वे सभी दस्तावेज या वस्तुएं जिनके द्वारा बाजार से पूंजी एकत्रित की जाती है प्रतिभूति कहलाती है। यदि यह प्रतिभूति सरकार द्वारा जारी की जाए तो इसे सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। सरकारी प्रतिभूति निवेश का एक सुरक्षित विकल्प है। वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात। आरबीआई के नियमानुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुछ राशि रिजर्व के रूप में रखनी होगी। यद्यपि यह परिवर्तित होती रहती है। यह रिजर्व 2 प्रकार का होता है। पहला है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(1) के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास नगद स्वरूप में रिजर्व रखना होता है। इसे सीआरआर कहते हैं। आरबीआई द्वारा सीआरआर की राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। सीआरआर का प्रयोग न केवल तरलता नियंत्रण में होता है बल्कि यह बैंकों का नियमन करने में भी सहायक है। सीआरआर बढ़ेगा तो तरलता कम हो जाएगी।
SLR स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास रिजर्व रखना होता है। यह कैश, गोल्ड अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। इसके द्वारा न केवल मुद्रा की तरलता को नियंत्रित किया जाता है, बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों की मांग एवं आपूर्ति को भी प्रभावित किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से SLR के माध्यम से सरकार वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है। SLR बढ़ने से तरलता में कमी होती है। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंक के दो कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। यहां पर जमा के बारे में बताया गया है। जमा कौन सी प्रकार की, एक होती है मांग जमा और एक होती है सावधि जमा। सावधि मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट। इसके लिए मांग देयता होती है, डिमांड लायबिलिटी होती है, और सावधि देयता यानी कि टाइम लायबिलिटी होती है। इन दोनों को मिला देते हैं, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी को बोलते हैं GDTL यानी कि ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। GDTL होता है, उसमें GDTL का जो फॉर्मूला है वो IBL प्लस NDTL है। ये IBL क्या है, इंटर बैंक लायबिलिटी। अब NDTL कैसे निकलेगा, NDTL बराबर होता है GDTL में से IBL अगर माइनस कर दें तो वो NDTL कहलाता है। नोट, NDTL प्रत्येक बैंक का अलग अलग होता है और हर दिन का भी अलग अलग होता है। IBL क्या होता है, इंटर बैंक लायबिलिटी। अगला नोट है, साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जबकि साख नियंत्रण का के लिए RBI मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। इसीलिए मौद्रिक नीति को साख नियंत्रण की नीति भी कहते हैं। अगला जो उपकरण है वो है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अंतर्गत RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। यदि RBI सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करे तो उससे बाजार में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है, तथा यदि RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है तो इससे बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है। इस प्रकार OMO भी मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने का तरीका है। अगला है RBI। RBI यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का विक्रय करे। यहां डायग्राम में लिख रखा है, विक्रय करे तो बैंक से तरलता कम हो जाएगी, और अगर क्रय करे बैंक से तो तरलता बढ़ जाएगी। बैंक या जी से खरीदेगा तो बैंक को पैसा देगा तो तरलता बढ़ जाएगी। बैंक रेट वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण देता है, बैंक रेट कहलाती है। RBI एक्ट 1934 की धारा 49 के तहत बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI प्रामाणिक प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं। पुनर्कटौती ब्याज दर। बैंक रेट बढ़ेगी तो तरलता कम हो जाएगी। बैंक रेट बढ़ेगी तो तरलता कम हो जाएगी, जिससे साख सृजन क्षमता में कमी आएगी, साख सृजन क्षमता घट जाएगी। अगला उपकरण है MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर। वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI अनुसूचित व्यापारिक बैंकों से
वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन स्थिति में ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, एमएसएफ रेट कहलाती है। इसका उद्देश्य बैंकों के अप्रत्याशित तरलता संकट को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बैंकों को एनडीटीएल का 2% ऋण के रूप में मिल सकता है। एमएसएफ रेट बढ़ने से तरलता में कमी आ जाती है। एमएसएफ बढ़ेगी, तरलता घटेगी। अगले जो उपकरण है वो है चयनात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत मुद्रा की तरलता के साथ साथ मुद्रा के उपयोग को भी नियंत्रित किया जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया में आरबीआई किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसके निम्न उपकरण है मार्जिन लिमिट कंट्रोल। आरबीआई द्वारा किसी ऋण विशेष पर मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। मार्जिन में परिवर्तन से ऋण के आकार में भी परिवर्तन होने लगता है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र विशेष में मुद्रा की तरलता प्रभावित होती है, यद्यपि इसका अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। साख राशनिंग। आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के ऋण योग्य राशि पर ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट लगा दी जाती है, जिसका उद्देश्य मुद्रा के प्रवाह को अनावश्यक क्षेत्रों के बजाय वांछित क्षेत्रों में उपलब्ध कराना है। अर्थात यह मुद्रा के उत्पादन संबंधित कार्यों को प्रभावित करता है। अगला है नैतिक दबाव। आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों से नैतिक आधार पर अपील की जाती है कि वे अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन मौद्रिक नीति के अनुसार ही करें, जिससे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करना सरल हो। मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके धारा 45ZB के अंतर्गत 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया गया, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह समिति मुद्रास्फीति दर एवं आर्थिक संवर्धी दर संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण करती है। एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति के उद्देश्य। पहला, मौद्रिक नीति की समीक्षा में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देना। अगला है मुद्रास्फीति दर को निर्धारित लक्ष्य यानी कि 4+-2 के अनुरूप बनाए रखना। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। एमपीसी के कार्य, मौद्रिक नीति समिति के कार्य। इस समिति में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें से 3 आरबीआई तथा 3 सदस्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में एक गवर्नर, एक उपगवर्नर, एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हिस्सा लेता है। मौद्रिक नीति समिति, जबकि सरकार द्वारा नामित तीनों सदस्य अर्थशास्त्री होते हैं। अर्थशास्त्री। समिति की अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है, अध्यक्षता गवर्नर, तथा समिति अपना निर्णय बहुमत के आधार पर लेती है। निर्णय बहुमत के आधार पर। समिति की एक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें होना अनिवार्य है तथा बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का है। कोरम यानी गणपूर्ति 4 सदस्यों का है। समिति के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है
तथा वोटों के समान रहने की स्थिति पर गवर्नर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। निर्णायक मत का अधिकार गवर्नर के पास। समिति के द्वारा दिए गए निर्णय को उनके तर्क सहित 14 दिनों में सार्वजनिक कर दिया जाता है। समिति प्रत्येक 6 महीने में एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट 6 महीने में एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट नामक दस्तावेज प्रस्तुत करती है, जिसमें भविष्य की मुद्रास्फीति दर का भी अनुमान लगाया जाता है। बेस रेट अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ऋण देने के लिए प्रयोग की जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर बेस रेट कहलाती है। अर्थात बेस रेट से कम ब्याज दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता। बेस रेट का निर्धारण स्वयं बैंक करता है, इसीलिए प्रत्येक बैंक की बेस रेट अलग अलग होती है। PLR प्राइम लैंडिंग रेट यानी कि प्रधान उधारी दर, प्राइम लैंडिंग रेट। बेस रेट से पहले बैंकों द्वारा अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को ऋण देने के लिए जिस ब्याज दर का प्रयोग किया जाता था उसे प्राइम लैंडिंग रेट कहते थे। मौद्रिक संचरण की समस्या। बैंकिंग व्यवस्था में मौद्रिक संचरण उचित न होने के कारण ग्राहकों को मौद्रिक नीति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक यानी कि विस्तारित यानी कि सस्ती मौद्रिक बैंक जो है वो सस्ती या विस्तारित मौद्रिक नीति के अनुसार अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं करके परिणाम स्वरूप ग्राहक इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या के उपाय के लिए आरबीआई ने बेस रेट के निर्धारण का नया फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसे MCLR कहते हैं। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, फंड की सीमांत लागत के आधार पर उधारी दर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को अपने उधारी दर के निर्धारण में फंड की सीमांत लागत को भी आधार बनाना होगा। बैंकों द्वारा MCLR का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित को आधार बनाया जाएगा। पहला, फंड की सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा, परिचालन लागत यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट। और तीसरा, CRR के कारण नकारात्मक लाभ। MCLR का उद्देश्य मौद्रिक संचरण की समस्या को हल करना था, जिससे ग्राहकों को मौद्रिक नीति का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सके। नोट: सीमांत लागत उत्पादन प्रक्रिया में इकाई मात्रा अतिरिक्त उत्पादन करने की लागत को सीमांत लागत कहते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। MCLR के उचित क्रियान्वयन न हो पाने के कारण मौद्रिक संचरण में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया। इस संदर्भ में डॉक्टर जनक राज की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने बैंकों की उधारी दर को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सिफारिश की। समिति के अनुसार बेस रेट को निम्नलिखित में से किसी एक से जोड़ देना चाहिए। पहला, रेपो रेट। दूसरा, ट्रेजरी बिल का 3 महीने का प्रतिफल। तीसरा, ट्रेजरी बिल का 6 महीने का प्रतिफल। या फिर चौथा, FBIL द्वारा निर्धारित किया गया कोई मानक। समिति की सिफारिश के बाद अधिकांश बैंकों ने अपनी उधारी दर को रेपो रेट से लिंक किया। रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट।
रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। आरबीआई ने अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों को फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत ऋण, खुदरा ऋण तथा एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। अतः अधिकांश बैंकों ने अपनी बेस रेट को रेपो रेट से लिंक कर लिया, जिसे तिमाही आधार पर बदला जाएगा। इसका उद्देश्य मौद्रिक संचरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। इसके बाद अगला वीडियो आएगा। थैंक यू।